आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की मिसलिनियस एक्सरसाइज। बात करें इस चैप्टर की तो देखिए डिटेल में पूरा अपन इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और आपके रिवीजन के लिए इसका वन शॉट भी कवर कर चुके हैं। साथ ही क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए अपन ने इसका फॉर्मूले का वीडियो भी अलग से कवर कर चुके हैं। तो सभी की जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास को शुरू करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 और स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान से सुने कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए मिसलिनियस एक्सरसाइज बिल्कुल मत छोड़िए। दो रीजन बताती हूँ। पहली चीज तो ये कि हर चैप्टर की आप मिसलिनियस एक्सरसाइज देखेंगे तो इसमें आपको थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी चीज ये कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जब आप सारी एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं उसके बाद मिसलिनियस इसलिए करें ताकि आपका पूरे चैप्टर का अच्छी तरीके से रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमको बोला जा रहा है कि एक्स वाई प्लेन में हमको एक यूनिट वेक्टर बताना है। अब यूनिट वेक्टर क्या होती है? ऐसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। समझ रहे हैं बात को? ऐसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें तो एक चीज का ध्यान दें, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस बना रखे हैं, तो एक्स वाई प्लेन क्या होगा? ये हमारा एक्स वाई प्लेन होगा, इस प्लेन में काम करना है। ये जेड वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, इनका काम कुछ नहीं है। तो हमको एक्स वाई प्लेन में काम करना है। इस एक्स वाई प्लेन में इस तरह का वेक्टर बताना है जो यूनिट वेक्टर हो। दूसरी चीज एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां पर हमने इस तरीके से एक वेक्टर लिया, सपोज करा कि ये एक यूनिट वेक्टर है हमारा और ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमने ले लिया पॉइंट पी और ये वेक्टर है आपका ओपी, ये ओरिजिन ओ। समझ गए बात को? तो ये हमारा ओपी वेक्टर है जिसको हमने ले लिया कि भाई ये यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन इसको भी अपने को फाइंड करना है। अब एक चीज थोड़ी बहुत अगर आपको याद आ रही हो, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बन रहा है, तो जब एंगल बनता है मतलब ऑब्वियसली ये अल्फा होगा, मतलब कॉस अल्फा ये हो गया एल, मतलब डायरेक्शन कोसाइन की बात आ गई। तो अभी हमने देखा कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है, मतलब तो हमको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो आप एक चीज का ध्यान दें, डायरेक्शन कोसाइंस की अगर अपन बात करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस को अगर अपन इस तरीके से लिखें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर आप इस पे रूट भी लगा दो तब भी 1 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? और अगर इसी से आप एक वेक्टर लिख दो तो क्या ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 हो रहा है इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर एंगल दिया है एक, तो ऑब्वियसली इससे अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस हमारे फाइंड कर लें और इस तरीके से एक वेक्टर बना लें तो ये भी रहेगा एक यूनिट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने को देखना है। ऑब्वियसली अगर समझ में आ गया है तो खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो खैर समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए तो अपन यहां पर शुरू करते हैं। अभी अपन ने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान दें, एक्स एक्सिस के साथ अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वाई एक्सिस के साथ ये बनाएगा 60 डिग्री का एंगल, राइट। और जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल। और जेड एक्सिस की तो कोई बात करने की इतनी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है मतलब जेड इसका 0 ही होना है। समझ रहे हैं बात को? यानी आई कैप जे कैप तो ठीक है, के कैप जो रहेगा उसका जो कॉफिशिएंट रहेगा वो तो 0 ही होना है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली अपन कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो वही करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट अपन इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं। यहां पर अपन डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस L इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फा। अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है तो वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फिर M की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस बीटा, मतलब कि Y के साथ बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। N इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा, गामा मतलब Z एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो आप खुद देख रहे हैं कॉस 30 हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। तो कॉस 90 तो 0 हो ही गया, मतलब Z वाला जो कॉफिशिएंट था वो तो 0 होना ही था, आई मीन के वाला। ठीक है, तो ये हो गया 0। अब इसी से अपन एक वेक्टर बना देंगे ओपी वेक्टर, क्योंकि ओपी जो है उसी के साथ एक्स वाई जेड जो है ये एंगल बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जो ओपी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा अपना? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। वैल्यू रख दो तो ओपी वेक्टर अपने को मिल जाएगा यहाँ पर √3/2 आई कैप 1/2 जे कैप, एन की वैल्यू 0, के कैप। और सही तरीके से थोड़ा व्यवस्थित लिखना चाहें तो √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो ये ओपी वेक्टर आ गया जो कि एक्स
वाई प्लेन में है, दूसरी चीज ये एक यूनिट वेक्टर है। अगर चेक करना है तो आप बिल्कुल आराम से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड अगर 1 आता है तो ये रहेगा आपका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई का कोफिशिएंट और जे का और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। सो यहाँ पर देखिए √3/2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। सो √3/2 तो ये हो जाएगा 3/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 4/4, जो कि आपको क्या मिल गया 1। तो यूनिट वेक्टर है। ये सिर्फ हमने चेक करने के लिए किया है ये, बाकी आंसर आपका आ गया ये। तो ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट दिस। अरे भाई वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ठीक है, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है और आपको बता देना स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड, उसमें कुछ है ही नहीं। तो देखिए फटाफट से कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने को बताना है ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, तो बता देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, PQ वेक्टर। और ये अपन कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो लीजिए दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर अपने को मिल गया। अब अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है स्केलर कंपोनेंट्स और मैग्नीट्यूड। तो भाई स्केलर कंपोनेंट तो ये रहे, दैट्स इट। चलो सो स्केलर कंपोनेंट ये आ गया अपने स्केलर कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा अपना x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो ये आ गए स्केलर कंपोनेंट। अब मैग्नीट्यूड बताना है, तो बता दो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड को शो करते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट जब अपन ने पढ़ा था ना, तब ये चीज भी पढ़ी थी, तो कोई इतनी दिक्कत वाली नहीं है। ये तो बस वही का वही जो कॉन्सेप्ट है वही का वही आ गया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला एग्जाम्पल में अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। देखो भाई डायरेक्शन की बात हो रही है, तो सबसे पहले थोड़ी सी डायरेक्शन वगैरह बना लेते हैं। तो इस तरीके से अपन ने बनाया ये ठीक है। तो देखिए ये अपना हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया अपना नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ओके ठीक है, तो अब यहां पर शुरू करते हैं अपन। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो जो लड़की है भाई उसने स्टार्ट करा एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट अपन इसी को लेंगे, यहां से वेस्ट की तरफ इसने चली 4 किलोमीटर, ठीक है। सो इस पॉइंट पे ये रुकी, ये अपना 4 किलोमीटर हो गया। ओके, यहां से स्टार्ट किया, ये अपना ओरिजिन है और ये अपन ने पॉइंट ले लिया ए और ये हो गया इसका 4 किलोमीटर, राइट। आगे बढ़ेंगे, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर, उसके बाद ये 3 किलोमीटर गई, बट कहाँ गई इस चीज को ध्यान से समझना क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बात समझे, ये 30 डिग्री ईस्ट गई, बट किसके ईस्ट, नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान दो कि अगर अपन बात करें इस पॉइंट से नॉर्थ अगर जाना है आपको तो आप इधर जाओगे ऑब्वियसली। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर आप खड़े हो और आपको कोई बोले नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ, तो आप ऐसा थोड़ी ना ये इस पॉइंट पे वापस जाओगे फिर इधर जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई। जिस पॉइंट से आपका नॉर्थ स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से अगर इधर जाएंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन इस तरीके से बना लेते हैं, ये अपन ने बनाया, ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, तो इससे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपन ने ये बनाया, ये 30 डिग्री ईस्ट इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आके ये रुक गई एंड स्टॉप, ठीक है। अब हमको ये बोला जा रहा है डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है ऑब्वियसली, यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो भाई अपन ने
जब ट्राइंगल लॉ पढ़ा था तब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर इस पॉइंट से यहाँ गए, इस पॉइंट से यहाँ गए, इस तरीके से, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा। वही चीज यहाँ लगनी है कि हम ओ से ए गए, ए से इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट को आप नाम दे दो बी, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ओ बी। कहने का मतलब ये है कि हमको ओ बी जो है वो फाइंड करना है, उसी से हमको मिलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल, राइट। तो इस फिगर को थोड़ा ढंग से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सही तरीके से फिगर को ड्रॉ कर लिया ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि ओ से लेके ए तक गई वो 4 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा वेस्ट था तो वेस्ट में गई। उसके बाद ये गई 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, और हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट ओ बी फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे अपन वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ओ बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान दें, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यहां पर ट्राइंगल लॉ काम कर रहा है, तो यहां पर अपन ने लिखा बाय ट्राइंगल लॉ। अब ट्राइंगल लॉ से अपने को क्या क्लियर हो रहा है, खुद आप देखें, यहां पर ओ से ए गई, ए से बी गई, मतलब ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी, ठीक है। तो यहां पर ओ बी की वैल्यू अपने को मिल सकती है ओ बी इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर। बात समझ में आ गई। ट्राइंगल लॉ लगा है अपना कहां पर, यहां पर अपन ने ट्राइंगल लॉ लगा लिया, ठीक है। अब ओ ए की बात करें तो अगर कोई भी वेक्टर चाहिए अपने को, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए, समझिएगा बात को, उसकी डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। सो अगर आप इसकी बात करें, ये इसकी, तो ये अपना एक एक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और इस तरफ आपका पॉजिटिव एक्स है, इस तरफ आपका नेगेटिव एक्स है ऑब्वियसली, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स है मतलब उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, ठीक। तो डायरेक्शन आपको मिल गई माइनस आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड अपने पास है ओ ए का, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरह ये काम कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, बट क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो माइनस आई कैप, ठीक है। तो ओ ए तो हमको मिल गया बड़े आराम से। तो ओ ए वैक्टर की अगर अपन बात करें तो ओ ए वैक्टर हो गया आपका माइनस आई कैप और 4, तो अपन लिख लेते हैं -4 आई कैप। बात समझ में आ गई। कोई भी वेक्टर चाहिए तो डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड अपने पास था ये 4 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन तो इस तरफ जा रही थी, तो आई कैप क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग, और माइनस क्योंकि नेगेटिव एक्स था, ठीक है। चलिए अब ए बी की बात करेंगे, तो अपन ए बी को देखें, तो ये रहा अपना ए बी जो अपने को फाइंड करना है। अब ए बी की अगर बात करें तो अपने पास मैग्नीट्यूड तो है 3 किलोमीटर, डायरेक्शन चाहिए, तो यहां पर अपना एक और कॉन्सेप्ट काम करेगा, प्रोजेक्शन लॉ। तो प्रोजेक्शन पढ़ा था अपन ने कि अगर अपने को ए बी का प्रोजेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए अपन प्रोजेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये ए बी जो है, इस ए बी की अगर बात करें तो इस ए बी की अगर बात करें तो इसके साथ एंगल इधर बन रहा है, देख रहे हैं, इधर एंगल बन रहा है, तो यहां से अगर अपन लाइट दें तो यहां पर ये प्रोजेक्शन इसका बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू हुई अपन कैसे फाइंड करते थे, ए बी कॉस, और यहां पर जो एंगल है वो, तो ए बी कॉस 30, ठीक। और अगर इसकी बात करें ये वाली की, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अपन थोड़ा सा इस फिगर को अलग से बना लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा आपको। इस तरीके से अपन ने बना लिया इसको, तो यहां पर हमने ये वाला जो फिगर था ना, ये अपन ने यहां पर अलग से बना लिया, ठीक है। चलिए सो अब हमको चाहिए ये ए बी वैक्टर, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान दें कि यहां पर जो प्रोजेक्शन वाला जो रूल था, ठीक है, प्रोजेक्शन, तो यहां पर देखिए यहां पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो अगर ये फाइंड करना है तो ये अपना हो जाएगा ए बी कॉस, और थीटा क्या है 30 डिग्री, और इसको अगर फाइंड करना है ये इतना, तो ये हो जाएगा आपका ए बी साइन, और एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज का ध्यान दें, डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, वाई एक्सिस, ठीक है, यानी पॉजिटिव जे कैप, और ये यहां पर अगर अपन बात करें तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, मतलब कि आई कैप, तो इसके साथ लगेगा आई कैप, इसके साथ लगेगा जे कैप। तो आई होप बात समझ में आई होगी। इस तरीके से अगर ए बी वैक्टर की बात करी जाए, ए बी वैक्टर की, तो ये हो जाएगा आपका ए बी कॉस 30 डिग्री जे कैप प्लस ए बी साइन, और इस फिगर को अपन हटा देते हैं,
30 डिग्री आई कैप। ओके, बात समझ में आई? इस फिगर में एक बार और समझाती हूँ मैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल बन रहा है, मतलब ये जो रहेगा ये रहेगा आपका ए बी कॉस 30। डायरेक्शन की अगर बात करी जाए तो डायरेक्शन के हिसाब से देखो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, वाई, पॉजिटिव, मतलब जे कैप। वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर का काम कौन करता है, जे कैप। अब इसकी बात करें, क्योंकि देखो ये इधर से इधर तक सिर्फ इतना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी साइन, और थीटा है 30 डिग्री, तो ए बी साइन 30। अब डायरेक्शन आप देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई कैप, इसीलिए इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। बस इसको सॉल्व कर लेना है, ए बी मिल जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है अपनी, 3 किलोमीटर। सो ये हो जाएगा 3 cos 30 होता है अपना √3/2 जे कैप, और ये हो जाएगा ए बी साइन 30 की वैल्यू होती है, ए बी नहीं, ए बी की वैल्यू 3 है, और साइन 30 होता है अपना 1/2 आई कैप। ठीक है, तो ए बी अपना आ गया। अब बस करना क्या है, आखिरी काम है ओ बी फाइंड करना है, ओ ए और ए बी को ऐड कर दो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए क्या है, -4 आई कैप, और ये है 3√3/2 प्लस 3/2 आई कैप। अब सीधी सी बात ऐड कर रहे हैं तो भाई आई कैप वाले में आई कैप ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 4 8, -8 + 3 -5/2, तो ये हो जाएगा -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ये आ गया आपका ओबी वेक्टर, जो कि है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लिख दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, चलिए आगे बढ़े। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ये अपने को बोला गया है कि ये तो है कि ए इक्वल टू बी प्लस सी, देन इज इट ट्रू दैट दिस जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से करें वो बेटर क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएंगे तो हो सकता है कहीं पर आप कंफ्यूज रह जाएं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज तो एग्जाम्पल कैसे लेना है इसके हिसाब से, क्योंकि ये ट्रू है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बी प्लस सी करो तब आपको ए मिलेगा, मतलब बी और सी को इस तरीके से लेना है कि जब हम इनको ऐड करें तो हमको ए ही मिले। तो देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, क्लियर। अब वेक्टर बी अपन ले लेते हैं कुछ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, और सी जो है ये अपन ले लेते हैं 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये जो ए वेक्टर है ना आपका, ये क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम, तो इनका सम करके ही अपन लिख लेते हैं कि 2i प्लस आई ये हो गया 3i कैप, 2j प्लस जे हो जाएगा आपका 3j कैप, 3k प्लस 3k ये हो जाएगा 6k कैप। ठीक है, तो इसी तरीके से लेना है ताकि अपनी ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो सके, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी, ये तो ट्रू है, ये तो खैर हमको बोला ही गया है कि इफ दिस देन हमको बोला है कि क्या ये ट्रू होगा। तो अगर डायरेक्ट बोला जाए तो ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ मैग्नीट्यूड लगता तब एक अलग बात थी, क्योंकि देखो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, अगर दोनों साइड आप मैग्नीट्यूड लगा दो तब ये ट्रू होगा, बट यहाँ पर आप देखो ये बी पे अलग मैग्नीट्यूड लगाए और सी पर अलग लगाए, तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रू नहीं है। अब प्रूव करना है क्यों नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। बस मैग्नीट्यूड फाइंड करो और रख दो। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड ए आप देख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड करना है, तो ये हो जाएगा देखो 3 3 9, 3 3 9, 6 6 36। बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4, 3 3 9 प्लस सी 2 1 3, तो 2 2 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 2√14, और ये हो जाएगा 9 × 6, तो ये हो जाएगा आपका 3√6, और ये आ रहा है 2√14, जो कि इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे ए का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड।
दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा बात समझे, हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स की जिसके लिए ये एक यूनिट वेक्टर है, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, मतलब ये हमको पहले से दिया हुआ है। तो कई बार आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, आपको बोला जाएगा ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि सिंस, या फिर इसको अपन एक कोई वेक्टर ले लेते हैं कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, राइट। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। और अगर ये यूनिट वेक्टर है मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा ये क्या रहेगा, 1। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट इक्वल टू, अब देखो इस एक्स का मल्टीप्लाई ऑब्वियसली हर टर्म में होगा, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका x रूट 3 इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, राइट। और एक चीज का और अगर आप ध्यान दें तो यहां पर लगेगा अपना प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि देखो 1/3 प्लस का हो या माइनस का हो, अगर आप उसके स्क्वायर का सम करके रूट करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा भाई। अगर सीधी सी बात है, अगर इसका स्क्वायर करते हो आप तो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही हो जाना है, तो इसलिए रहेगा प्लस माइनस। ओके क्लियर, ठीक है। चलें, सो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने ये बता दी। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सो क्या बोला जा रहा है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। देखिए हमको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड हमको दिया है, मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन चाहिए। तो आगे क्या बोला जा रहा है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस। अब देखो कई बार इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इसी चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस का मतलब क्या है। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम। सो सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको हम शो कर देते हैं वेक्टर सी से, ठीक है। तो इन दोनों का सम कर लो फटाफट से। तो देखो आई में आई ऐड होगा, जे में जे ऐड होगा, के में के ऐड होगा। तो 2i प्लस आई ये हो जाएगा 3i कैप, 3j माइनस 2j ये हो जाएगा j कैप माइनस के प्लस के 0 k कैप। कहने का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये आ गया आपका 3i कैप प्लस j कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया अपने पास, ठीक है, किसका, ए और बी का, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल है, ये जो भी वेक्टर अपने को फाइंड करना है उसके, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक बात का ध्यान रखें कि ये जो मैग्नीट्यूड है 5 ये पॉजिटिव है, मतलब इसकी जो भी डायरेक्शन रहेगी वही हमारे इस वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी जो अपने को फाइंड करना है। और कभी भी अगर आपके पास मैग्नीट्यूड रहे और अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना हो तो यहां पर जो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है उसी की डायरेक्शन में आपका ये वाला वेक्टर रहेगा जो आपको फाइंड करना है, तो उसी का हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहना है, तो 1 से तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यूनिट वेक्टर से अपने को डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी का अपन यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। सो यहां लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर सी, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से शो करते हैं। तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3i कैप प्लस j कैप अपॉन 3 3 आर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 10। तो एक चीज का ध्यान रखें कि ऑब्वियसली ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होना है, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ये एक डायरेक्शन की तरह काम करेगा हमारे लिए, और मैग्नीट्यूड अपने पास है, मतलब जो वेक्टर अपने को फाइंड करना है वो अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन तो है, ठीक। चलिए सो नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर जो अपने को फाइंड करनी थी, ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 आपका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन के लिए काम कौन कर रहा है 3i कैप
प्लस जे कैप अपॉन रूट 10। ठीक है, तो एक काम करिए, देखिए ये जो रूट 10 है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आप ये 5 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ये क्या है 3i कैप प्लस जे कैप, 10 को अपन लिख सकते हैं 5 2 जार 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज का ध्यान दें, इस रूट 5 से यहाँ का एक कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा रूट 5 अपॉन रूट 2 3i कैप प्लस जे कैप। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर रूट 2 आ गया तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे रूट 2 का, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट 5 रूट 2, ये हो जाएगा रूट 10 अपॉन 2 3i कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और फाइनल आंसर अपन लिख देते हैं जो रिक्वायर्ड वेक्टर था, ये क्या हो जाएगा अपना 3 रूट 10 अपॉन 2 आई कैप प्लस रूट 10 अपॉन 2 जे कैप, और ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है। ठीक है, तो कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को दिया है, जो वेक्टर अपने को फाइंड करना और डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी दिया है उसी का आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, इफ a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। अब एक चीज का ध्यान दें, यूनिट वेक्टर क्या होती है हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऐसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल मतलब इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहां पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस 3c वेक्टर, इसको फाइंड कर रहे हैं। तो ध्यान दें, एक मिनट, 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस 3c वेक्टर, इसको फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें 2 वेक्टर a क्या है अपने पास, i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस b वेक्टर क्या है अपने पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस 3c क्या है अपना i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये तो सीधे सीधे प्लस माइनस मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। और ये हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप प्लस माइनस माइनस 3k कैप, ये हो जाएगा आपका 3i कैप 3 2 जार 6 जे कैप 3 1 जार 3k कैप। अब i वाले i में ऐड कर लो, j वाले j, k वाले k। ठीक है, तो देखो 2i माइनस 2i कैंसिल हो गए, बचा क्या 3i, तो ये हो गया आपका 3i कैप, ये दोनों गए। अब j कैप की बात करते हैं अपन, तो देखो 2j प्लस का है, ये j भी प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2j प्लस j 3j माइनस 6j माइनस 3j, तो ये आ गया माइनस का 3j कैप। k कैप की बात करेंगे 2k माइनस 3k बचा माइनस k और 3k, तो ये बचा आपके पास 2k प्लस का 2k कैप। इसी के पैरेलल हमको जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसी के पैरेलल मतलब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। तो इसको अपन एक नाम दे देते हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं, देखो ए बी सी इसमें, इसको अपन वेक्टर डी नाम दे देते हैं। तो ये अपने को मिला वेक्टर डी, जिसके पैरेलल अपने को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, डायरेक्शन मिल जाएगी। सो वेक्टर डी का ये यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा आपका, देखो वेक्टर डी अपॉन वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड। ठीक, चलो, सो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डी अपना हो जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड यानी 3 3 जार 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा आपका 22 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इसको ऐड कर लोगे 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, 18 प्लस 4 हो जाएगा 22, तो ये आ जाएगा रूट 22 तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर लिख देते हैं अपन फाइनली, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू
2a माइनस बी प्लस 3c ये क्या हो जाएगा अपना 3/√22 i कैप माइनस 3/√22 j कैप प्लस 2/√22 k कैप। ओके, क्लियर। और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की क्लास होती है खत्म। आज की क्लास में टोटल हमने 7 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं और आई होप सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। बाकी अगली जो क्लास रहेगी उसमें इसके आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।